आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड लेक्चर। लेकिन थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे सेकंड लेक्चर का रिवीजन। तो सेकंड लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने सेल के बेसिस पर कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो देखे थे। तो सेल के टाइप पर कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? दो टाइप के पढ़े थे, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है और वो सारे के सारे काम एक सेल के अंदर ही होते हैं उनके। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल्स होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं और उनके सारे के सारे जो काम है वो अपने अलग अलग सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं। उसके बाद बात की थी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हमने लिखे थे उस लेक्चर में कि पैरामीशियम और अमीबा इसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोटिस्टा के। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन और जो प्रोटिस्टा होता है वो क्या होता है? वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल की बात करें हम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल की बात की थी हमने कि प्लांट हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं और ऑल एनिमल्स। लेकिन प्लांट और फंजाई में क्या थे? एक्सेप्शन थे कि प्लांट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, फंजाई जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के दो फीचर के बारे में पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में। इनकी दो खास बातें होती है कि ये जो है ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये अपना सारा काम खुद कर सकते हैं, जो लाइफ के लिए एसेंशियल है। ओके, इतनी बात की थी हमने इनके बारे में, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था सेल थ्योरी। तो देखो, सेल थ्योरी में मेजर 3 साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था। सबसे पहले आए थे स्क्लेडन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने काफ़ी सारे प्लांट की स्टडी की और बताया कि प्लांट के जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल्स से मिलकर बने हुए हैं और वही सेल्स आगे चलकर क्या बना रहे हैं? अलग अलग टिश्यूज बना रहे हैं। उसके बाद स्वान सर आए और स्वान सर ने एनिमल सेल को देखा। क्यों? क्योंकि वो जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया और बताया कि एनिमल सेल के बाहर एक पतली लेयर पाई जा रही है, एक थिन लेयर पाई जा रही है, जिसे आज के टाइम पर हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, उसके बाद आए थे इन्होंने फिर प्लांट सेल के ऊपर भी रिसर्च की स्वान सर ने। और प्लांट सेल को रिसर्च किया तब देखा इन्होंने कि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो थी ही थी, लेकिन उसके बाहर एक और वॉल पाई जा रही थी जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। फिर उन्होंने हाइपोथेसिस दे दी, उन्होंने एक बात कह दी कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद बोला कि दोनों मिल गए, स्क्लेडन और स्वान, और दोनों ने हाथ मिला लिया और बोले, उन्होंने हजारों प्लांट्स के ऊपर रिसर्च किया, हजारों एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया और ये प्रूव कर दिया, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन ये सेल्स आ कहाँ से रहे हैं? ये इस चीज़ को बताने में वो फेल हो गए और उस चीज़ को बताया हमारे थर्ड साइंटिस्ट ने जो 1855 में आए, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने बताया कि जितने भी नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से ही अराइज होते हैं। उन्होंने एक बात कही कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इतनी बात तो हमने नेक्स्ट लेक्चर में कर ली थी। उसके बाद हमने एक और बात की थी कि वायरस जो है वो वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि सेल थ्योरी तो वहीं एप्लीकेबल होगी ना जहाँ सेल्स की प्रेजेंस होगी। वायरस के अंदर तो सेल होता ही नहीं है, वायरस के अंदर अपनी खुद की सेलुलर मशीनरी नहीं होती। ये मैंने बात बिल्कुल अच्छे तरीके से लास्ट लेक्चर में समझाया था। तो इतनी बात थी, नेक्स्ट लेक्चर की हमने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया। अब इस लेक्चर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ओवरव्यू ऑफ अ सेल, कि मोटा मोटा एक सेल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं, हेडिंग डाल लो, ओवरव्यू ऑफ अ सेल। तो देखो, अगर मुझे एक सेल का ओवरव्यू देना है तो मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं प्लांट सेल को बना लूँ या फिर मैं एनिमल सेल को बना लूँ। लेकिन जब मैंने लास्ट लेक्चर आपको पढ़ाया था तब मैंने वहाँ पर बताई थी कि स्वान सर ने दो बातें कही थी कि एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होती ही होती है, उसके साथ ही साथ सेल वॉल भी पाई जाती है। अगर मुझे यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल सारी चीज़ें दिखानी है तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर प्लांट सेल ही बनाऊंगी, करेक्ट?
तो मैं यहाँ पर आपको प्लांट सेल से समझाऊंगी। तो देखो हम यहाँ पर प्लांट सेल से समझेंगे। ये मैंने एक बाउंड्री बना ली। अगर मैं इसको सेल मेम्ब्रेन बोल दूं, सेल वॉल बोल दूं, तो क्या ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेल वॉल तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। तो ये क्या होगी? ये सेल वॉल नहीं हो सकती। प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर एक और बाउंड्री हमें देखने को मिलती है जिसका नाम होता है सेल वॉल। सेल वॉल। अगर हम इनके फ्यूचर के बारे में कुछ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? जो सेल वॉल होता है ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ये कठोर स्ट्रक्चर होता है। अब देखो कोई भी चीज़ जो बाहर है वो क्या करती है? वो प्रोटेक्ट करती है किसी भी चीज़ को। तो ये सेल की बाहरी कवर है, तो ये क्या करेगी? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, इसलिए ये क्या होगी? ये रिजिड है। तो आप लिख लो इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर, ओके। और ये आउटर लेयर होती है किसकी? प्लांट सेल की, एनिमल सेल की नहीं, क्योंकि एनिमल सेल में तो ये पाया ही नहीं जाता। एनिमल सेल की आउटर लेयर क्या होती है? आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ओके। अब देखो आउटर लेयर इन प्लांट सेल। प्लांट सेल। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिख लेते हैं कुछ बात कि इट इज अ डीलिमिटिंग बाउंड्री इन प्लांट सेल। ये डीलिमिटिंग बाउंड्री होती है प्लांट सेल की। डीलिमिटिंग का मतलब क्या है? डीलिमिटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को लिमिट करने वाली, कि भैया ये दायरा इतना तुम्हारा है, मैं इसके बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, तो लिख लो इट इज अ डीलिमिटिंग बाउंड्री इन एनिमल सेल। करेक्ट? इतनी बातें समझ आ गई? अब देखो, अब आप बताओ, हमने दो मेम्ब्रेन की डिस्कशन कर ली, यहाँ पर दो बाउंड्रीज की डिस्कशन कर ली। अब बताओ कि किसी भी सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो क्या होता है? बताओ। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस। और आप सभी को पता है बचपन से कि न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन होती है, और ये मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। और जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है तो इनके बीच में एक तरह से पोर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। तो क्या हुआ यहाँ पर? ये क्या है हमारा? अगर हम न्यूक्लियस के बारे में कुछ बातें लिखें या तो लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। न्यूक्लियस जो ये न्यूक्लियस है, ये क्या होता है? इसके बीच बीच में स्ट्रक्चर होते हैं, जो छेद होते हैं, जो पोर होते हैं न्यूक्लियर को, उसे क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर पोर। करेक्ट? उसके बाद देखो, जो ये न्यूक्लियस है ना, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे राइबोसोम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सेल, अगर एक सेल के अंदर में राइबोसोम कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 46 क्रोमोसोम होते हैं। राइबोसोम बोल रही हूँ, सॉरी, क्रोमोसोम कितने होते हैं? आपकी एक सेल को मैं निकालूं, आपकी एक आई सेल को निकालूं, चिक सेल को निकालूं, स्किन सेल को निकालूं, लीवर सेल को निकालूं, तो उसमें कितने कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे? उसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, या आप बोल सकते हो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो इसके अंदर होता है हमारा, और इस क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है हमारा डीएनए। तो ये क्या था हमारा? क्रोमोसोम।
और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए। अगर डीएनए की फुल फॉर्म किसी को पता है तो वो जल्दी से कमेंट करो, पता होनी चाहिए वैसे। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये होती है डीएनए की फुल फॉर्म। ओके, देखो अब ये जो न्यूक्लियस है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसका एक और नाम होता है ब्रेन ऑफ अ सेल। ये सेल का ब्रेन होता है। जैसे आपका ब्रेन ये डिसाइड करता है कि आप अपने जीवन में, आप अपने लाइफ में क्या क्या काम करेंगे, उन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका दिमाग। उसी तरह से इस सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस होता है ना, ये इस सेल को कंट्रोल कर रहा होता है कि ये सेल क्या क्या काम करेगी, उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है ये न्यूक्लियस। तो इसीलिए इस न्यूक्लियस को हम बोल देते हैं, एक और बात, ब्रेन ऑफ अ सेल, कि ये सेल का क्या होता है, ब्रेन होता है। ओके, अब देखो क्या कंपोनेंट, कौन सी ऐसी कंपोनेंट है इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये सारी चीजें कंट्रोल कर रही है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए होता है इसके अंदर। डीएनए ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो ये कंट्रोल करता है कि ये सेल क्या क्या काम करेगी। राजा मॉलिक्यूल होता है, राजा वाली मेंटेलिटी। जैसे ये जो डीएनए है ये बताता है कि आपको काम क्या करना है। राजा है ना, तो ये बताएगा कि तुम्हें काम क्या करना है। करेगा कौन, करेगा जा जाकर प्रोटीन। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है हमारा, जेनेटिक मटेरियल है। इतनी बातें समझ आ गई। और अब देखो, जब किसी भी सेल को आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो न्यूक्लियस है ये बड़ा सा दिखाई दे जाता पहले से ही। ये बहुत डेंस स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो इससे इसके बारे में एक और लिख दो, इट इज़ अ डेंस स्ट्रक्चर। डेंस स्ट्रक्चर। ओके, हमने दो बाउंड्रीज की डिस्कशन कर ली, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने न्यूक्लियस को देख लिया कि न्यूक्लियस के ऊपर दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, दो एनवेलप पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं। और वही एनवेलप क्या कर रही है, वही एनवेलप आपस में कनेक्ट हो रही है, उससे एक छेद बन रहा है, एक पोर बन रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं। ओके, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है हमारा डीएनए, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देखो, अब ये जो न्यूक्लियस है ना, इससे कनेक्ट होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कनेक्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे राइबोसोम। यहां पर कुछ आपको खुरदरी अपीयरेंस दिखाई दे रही है ना, रफ अपीयरेंस दिखाई दे रही है। जहां भी राइबोसोम होगा वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो हम इसे क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन दोनों पर राइबोसोम एब्सेंट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER या फिर SER। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम क्या है, प्रेजेंट है। लिख लो, राइबोसोम प्रेजेंट। ओके, इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है, लेकिन ये जो है ये क्या है हमारा, ये SER है। SER का मतलब क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों बोला इसको, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है। ओके,
राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है, इसके अंदर कोई भी राइबोसोम नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया को पता है क्या बोलते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का मतलब क्या है, सेमी का मतलब होता है हाफ, ऑटोनोमस का मतलब होता है जो खुद अपना काम खुद कर ले, ऑर्गेनेल्स विच इज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल, जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेल्स। तो अभी समझाती हूँ मैं, ये क्या है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए, इसका डीएनए आरएनए प्रोटीन होता है, मतलब ये अपने आधे काम खुद कर सकते हैं। ओके, इसके साथ ही साथ एक और स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस, अगर मैं यहाँ पर प्लांट सेल मैंने बनाया तो इसमें मैं क्लोरोप्लास्ट दिखा सकती हूँ। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, आप बोलते हो ना कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बना लेता है सनलाइट का यूज़ करके, तो वो सनलाइट का यूज़ करके कहाँ खाना बनाता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाना बनता है। क्लोरोप्लास्ट बना लो यहाँ। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं हमारे राइबोसोम, इसे यहाँ लेबल करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ भी क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट, और यहाँ भी राइबोसोम प्रेजेंट। ओके, इतनी बातें हमने जान ली कि ये दोनों क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब अपने आधे काम खुद कर सकते हैं, इनके पास अपना खुद का डीएनए आरएनए और प्रोटीन मौजूद होता है। ये इस न्यूक्लियस के भरोसे नहीं बैठे रहते कि ये इनका काम करेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें बना सकती हूँ, मैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स बना सकती हूँ, मैं लाइसोसोम बना सकती हूँ, मैं प्रोक्सीसोम बना सकती हूँ, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सेल के अंदर होती है, फ्लैजिला, सारी चीज़ें बना सकती हूँ। बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं एक सेल का कि एक्चुअल में एक सेल दिखता कैसा है। तो अगर मैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ बनाऊंगी तो जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर बस इतनी चीज़ें बनाऊंगी। अब देखो, हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया, हमने क्लोरोप्लास्ट बना लिया। अब देखो, ये जो खाली जगह बच गया, ये क्या है, ये क्या है बताओ, बोलो भाई, ये क्या है? तो इसे बोला जाता है हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब सेल, प्लाज्म का मतलब पानी, सेल के अंदर जो पानी है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, इस साइटोप्लाज्म को बोलते हैं हम सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड क्यों बोला, मान लो इस सेल के अंदर केवल पानी है, मान लो केवल पानी है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लूइड हो जाएगा। लेकिन इस सेल के अंदर हमारा डीएनए भी है, क्रोमोसोम भी है, न्यूक्लियस भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, इसलिए ये सेमी फ्लूइड हो गया। ये आधा फ्लूइड है, ये पूरा फ्लूइड नहीं है। मान लीजिए एक गिलास में मेरे पास केवल पानी है, तो क्या है, लिक्विड है, फ्लूइड है। लेकिन उसके अंदर मैं थोड़ा सा बर्फ मिला दूँ, थोड़े नींबू मिला दूँ, चीनी मिला दूँ, नमक मिला दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, सेमी फ्लूइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेमी फ्लूइड हो जाएगा। उसके बाद देखो, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो सारे के सारे हमारे सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। मतलब अगर किसी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है तो उसकी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगी, उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन उसी टाइम रुक जाएगी और वो उसी टाइम उसकी डेथ हो सकती है। समझ गए? अभी भी मैं बोल रही हूँ, अभी भी मेरे बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों रिएक्शंस चल रही हैं। मैंने जो खाना खाया वो मेरे अंदर पच रहा है, मैं हाथ भी ला रही हूँ, मेरा दिमाग भी चल रहा है, मेरे जो हार्ट है वो भी बीट कर रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। मतलब मेरे जो ऑर्गन्स है वो अच्छी तरह से फंक्शनल है। ओके,
तो देखो इसे हम क्या बोलते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है, जितने भी केमिकल रिएक्शन है, इसे हम बोलते हैं मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। वाटर इज ए अल्टीमेट मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो लिख लो मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटी कि जितने भी सेल्स के एक्टिविटी होती है वो सारी के सारी यही होती है। जितने भी हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे इसी सेल साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये यूनिवर्सल होता है, मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसके अंदर ये साइटोप्लाज्म ना हो। ठीक है, अब देखो इसी बात को हम घुमा के लिख सकते हैं कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन, या फिर आप बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस हियर। यही होते हैं सारे के सारे जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो इसी पानी के अंदर हो रहे होते हैं। ओके, अब अगर हम जिंदा हैं, अगर हम लिविंग स्टेट में हैं, तो वो इस साइटोप्लाज्म की वजह से है। ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है यही हमें जिंदा रख रही है। तो आप लिख लो इट हेल्प्स कीप सेल्स इन लिविंग स्टेट। ये हेल्प करती है किसी भी सेल को लिविंग स्टेट में रहने के लिए। और इसी सेल के अंदर सारे के सारे हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। अगर ये साइटोप्लाज्म नहीं है तो किसी भी सेल के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी। जहाँ हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे वहाँ हम पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, डिफाइनिंग फीचर होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मेटाबॉलिक डिफाइनिंग फीचर होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जब हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे उस टाइम पर। समझ गए? तो ये थी सारी की सारी बातें एक सेल के बारे में। और देखो इस सेल मेम्ब्रेन को हम और चीज़ें कह सकते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे एक और नाम दे सकते हैं प्लाज्मा लेमा। सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। देखो सबसे पहले अगर हम एक सेल का ओवरव्यू ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक प्लांट सेल का ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि वहाँ पर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है, वो प्लांट सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो डीलिमिटिंग बाउंड्री होती है किसके अंदर? एनिमल सेल के अंदर। अगर डीलिमिटिंग बाउंड्री कहें हम प्लांट सेल के अंदर तो वो क्या हो जाएगा? सेल वॉल हो जाएगा। ओके, उसके बाद किसी भी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसका न्यूक्लियस। उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे राइबोसोम, और राइबोसोम के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है हमारा डीएनए। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। यही सारे काम करवा रहा होता है किसी भी सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने आधे काम खुद कर लेते हैं। इनके पास अपने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन होते हैं। उसके बाद हमने बात की कि किसी भी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक और होता है साइटोप्लाज्म, और ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई भी सेल उठा लो उसके अंदर सेल साइटोप्लाज्म होगा ही होगा। अगर उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है तो उसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो इतनी बातें थी हमारी एक ओवरव्यू सेल के बारे में। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, एक बार नोट कर लो आप, एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं हमें। देखते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी था। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोटिक के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या मतलब होता है वेल डिफाइंड का? बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट।
अभी पढ़ाते हैं सारी चीज़ें। देखो हेडिंग डालो, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रो को देखते हैं, तो सुनो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और क्रियोटिक से मतलब आ गया क्रियोन। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव पिछड़ा हुआ, एकदम लो लेवल का न्यूक्लियस पाया जाता है एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जो न्यूक्लियस होता है एकदम लो लेवल का पाया जाता है, प्रिमिटिव। और क्रियोन का मतलब क्या होता है? क्रियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब एक पॉइंट हो गया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। कि जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पर क्या होती है? एब्सेंट होती है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो देखो, वेल डिफाइंड का मतलब है कि एक न्यूक्लियस के ऊपर प्रॉपर, जो अभी मैंने बताया था आपकी, प्रॉपर 2 मेम्ब्रेन होती है। अगर ये दोनों की दोनों मेम्ब्रेन है एक न्यूक्लियस के ऊपर, एक सेल के अंदर, अगर ये दोनों के दोनों मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो क्या हुआ? वो वेल डिफाइंड हुआ। लेकिन अगर ये दोनों मेम्ब्रेन नहीं है, इसके अंदर जो डीएनए है वो खुला ऐसे ही पड़ा है, खुला पड़ा है इस सेल के अंदर ऐसे ही, तो ये क्या हुआ? नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड है ही नहीं। समझ गए वेल डिफाइंड का मतलब? कि इसके अंदर, इस सेल के अंदर जो डीएनए होता है हमारा, वो ऐसे ही खुला पड़ा रहता है, न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर। तो लिख लो, इन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस इज नॉट in prokaryotic cell nuclear membrane को हम बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन को हम बोल सकते हैं एनवलप भी बोल सकते हैं। एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप इज क्या होगा? एब्सेंट है। समझ गए? तो ये थी हमारी बात। अब देखते हैं हम यूकैरियोट को। तो देखो, यू का मतलब होता है ट्रू। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। और क्रियोन का मतलब क्या होता है? क्रियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस को जैसा होना चाहिए वैसा ही न्यूक्लियस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो आप लिख लो, वेल डिफाइंड या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहाँ पर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर जो, यही बात फिर से लिख लो, इन यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर इसे बोल सकते हो आप न्यूक्लियर एनवलप इज
यहाँ पर प्रेजेंट होगी। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक न्यूक्लियस के अंदर 2 मेम्ब्रेन होंगी, फिर उसके अंदर क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड हमारा क्या होगा, डीएनए होगा। इस तरह की कुछ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या है, ना तो इसके अंदर कोई न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ना इसके क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, ना ही इसके अंदर वैक्यूल होगा, ना ही इसके अंदर प्रोक्सिसोम होगा, ना ही इसके अंदर लाइसोसोम होगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। तो आप लिख लो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, membrane bound organelles are absent। membrane bound organelles क्या होंगे, यहाँ पर एब्सेंट होंगे, और यहाँ पर membrane bound organelles क्या होंगे, प्रेजेंट। लिख लो membrane bound organelles are present। ओके, इतनी बातें समझ आ गई। अब देखो मैंने बोला कि इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगी, पर मैंने क्या ऐसा कहा कि इसके बाहर भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगी? इसके बाहर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगी, इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा। तो यहां लिख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। हमने पढ़ा था कि कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल सेल हो, कोई भी प्लांट सेल हो, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पाया ही पाया जाएगा। ये भी यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है। दुनिया की कोई भी सेल उठा लो, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया ही जाएगा। तो वो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, कोई भी सेल हो। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, ये यूजुअली स्मॉल होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये यूजुअली बिग होते हैं, बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, तो आप ये बात लिख लो, यूजुअली स्मॉलर होते हैं, और ये यूजुअली बिगर। उसके बाद हम बात करें कि इनके अंदर राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है, राइबोसोम वो 70S प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S भी हो सकता है और 80S भी हो सकता है। समझ आती हो? राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम भी एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी आपको देखने को मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल में भी आपको देखने को मिलेगा। देखो, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर कोई ऑर्गेनेल्स ही नहीं है, उसके अंदर ना तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर ही वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारा राइबोसोम मिल रहा था। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो राइबोसोम होती है ये इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है। ठीक है, समझ आ गई? अब इस 70S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है स्वेदबर्ग यूनिट। जैसे आप बोलते हो 1 किलो आलू, तो 1 इज अ नंबर, kg इज अ यूनिट। तो इसी तरह से 7 इज अ नंबर, 70 इज अ नंबर, S इज अ यूनिट। इस यूनिट को बोला जाता है स्वेदबर्ग यूनिट। स्वेदबर्ग ने दी थी इसलिए हमने इसको अब क्या बोल दिया, स्वेदबर्ग यूनिट। ओके, अब देखो यहाँ पर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर 70S भी प्रेजेंट हो सकते हैं। 70S किस में मिलेंगे? जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थे वो क्या होंगे, 70S, और जो हमारे एंडोप्लाज्म की रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट थे वो क्या होंगे, हमारे 80S। यहाँ तक की बातें समझ आ गई? तो एक बार नोट कर लो,
बिल्कुल ईजी है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब हम इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसा दिखेगा और एक यूकैरियोटिक सेल्स कैसा दिखेगा। देखो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सारी इजी इजी चीज़ें हैं, आप 9th 10th में भी पढ़ते हो ऐसी ऐसी चीज़ें। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल में एक बैक्टीरिया का सेल बनाऊं तो बैक्टीरिया के सेल में भी सेल वॉल होती है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर 2 वॉल बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ। एक क्या है हमारा ऊपर वाला सेल वॉल और नीचे का क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा लेमा बोलो, एक ही बात है। ओके, एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या पाएगा? न्यूक्लियस तो होगा नहीं इसके अंदर, न्यूक्लियस तो एब्सेंट है, तो डीएनए ऐसा ही खुला पड़ा रहेगा सेल के अंदर। और इसे हम न्यूक्लियस भी नहीं बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, EOID, न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो इसलिए डीएनए क्या है? डीएनए खुला पड़ा हुआ है। लेकिन यूनिवर्सल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन हर सेल में पाया जाएगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या हर सेल में पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। तो ये क्या बना दिया मैंने? ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और उसके बाद इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। भले ही हमारे पास यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, क्लोरोप्लास्ट ना हो, न्यूक्लियस ना हो, लेकिन यहाँ पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। तो ये क्या है हमारे राइबोसोम सोम। और ये कौन से राइबोसोम है? 70S, ठीक है, 70S राइबोसोम है, अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किससे अटैच है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है। लेकिन वहीं अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, अगर ये यूकैरियोटिक सेल बना रहे हो और ये एक प्लांट सेल है, तो क्या मैं इसमें 2 बाउंड्रीज बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ। पहली जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है? बाहर की बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल, सेल वॉल भी पाया जाएगा यहाँ। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, ये भी पाया जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसी से अटैच हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, और इस पे अटैच होंगे हमारे राइबोसोम, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस, इसके अंदर राइबोसोम होंगे और इसके अंदर पैक्ड होता है हमारा डीएनए। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ओके। और यहाँ पर और भी छोटी मोटी चीज़ें पाई जाएंगी, जैसे हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा, हमारा वैक्यूल पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, और क्या? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, और लाइसोसोम पाया जाएगा, प्रोसिसोम पाया जाएगा। कई सारी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें पाई जाएंगी यहाँ। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थी? बिल्कुल नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल नहीं, पहले लिखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होंगी यहाँ पर? प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल में आप क्या क्या हो सकती है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर प्रॉपर 2 मेम्ब्रेन लगी हुई हैं, आप देख सकते हो, एक मेम्ब्रेन ये, एक मेम्ब्रेन ये। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। उसके बाद आप लिख सकते हो गोल्गी बॉडी GB लिख सकते हो आप गोल्गी बॉडी, या फिर मैं पूरा ही लिख देती हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी बॉडी। उसके बाद आप लिख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, मीजोसोम, राइबोसोम, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पर क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब देखो, ये जो सेल्स होती हैं ये क्या होती है? यूजुअली क्या होती है? स्मॉल होती है। देखो क्या होती है? स्मॉलर। इट इज स्मॉल, लिखो इट इज स्मॉल। और ये क्या होते हैं? इट इज लार्ज। ये बड़े साइज के होते हैं और ये छोटे साइज के होते हैं। तो बताओ कि जब ये सेल डिवाइड करेगा तो इसे कम टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम किन में लगेगा? सेल डिवीज़न होने में। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कम टाइम लगेगा और इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जब ये सेल डिवाइड करेगा तो इसके पास तो बांटने के लिए कुछ है ही नहीं। ये जब डिवाइड करेगा तो अपनी 2-3 जो चीज़ें हैं उनको दो बराबर भागों में बांटेगा और उसे डिवाइड कर देगा। लेकिन इसके पास बांटने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उन सब की कॉपी बनेगी। उसके बाद इसका क्या होगा? डिवीज़न होगा। तो यहाँ पर जो डिवीज़न होता है वो क्या होता है? स्लो होता है। लेकिन यहाँ पर जो डिवीज़न होता है वो फटाफट हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो डिवीज़न होता है वो क्या होता है? फास्ट होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या होता है? फास्ट डिवीज़न। और यहाँ पर क्या होता है? स्लो डिवीज़न। ओके, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं? तो एक बार नोट कर लो। अब हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक, प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। इनमें हमने काफ़ी समय लगा दिया है, इतना समय लगता भी नहीं है, काफ़ी छोटी छोटी बातें थी, आप 9th-10th में भी पढ़ते हो इनको। लेकिन प्लांट सेल में हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, उसको हम एक ट्रिक है उससे फटाफट से कर लेंगे, उसके डिफरेंसेस को अभी। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग डालो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सबसे पहले ट्रिक लिखो। ट्रिक क्या है? ट्रिक है C C C C C C C C, 4 बार C। ये क्या है बताती हूँ। देखो, इसका मतलब है सेल वॉल। सेल वॉल किस में प्रेजेंट और किस में एब्सेंट? ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल
एनिमल सेल। ओके, अब देखो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट, तो यहां पर क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट, और यहां पर क्या होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सी की, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में एब्सेंट और प्रेजेंट। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, हो जाएगा, हम प्लांट क्या है, प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, हम तो प्लांट को ही खा लेते हैं। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएगा, एब्सेंट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही खाना बनता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, क्योंकि इसके जो हम ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, हमारी बॉडी के अंदर खाना नहीं बनता, हम प्लांट्स को ही खाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट। उसके बाद दूसरा सी का मतलब है सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल, वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल की स्पेलिंग VAUCO, वैक्यूल। मुझे वैक्यूल की स्पेलिंग गलत लग रही है, आप एक बार ठीक कर लेना। सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पर क्या होगी, वैक्यूल, वैक्यूल ये होती है वैक्यूल की स्पेलिंग VAUCOLE। सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पर क्या होगी, प्रेजेंट होगी, और एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होगी, क्योंकि सेंटर पर एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है, ना कि वैक्यूल। अभी बताती हूँ, डायग्राम से समझाती हूँ मैं। यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट। उसके बाद चौथा आता है हमारा सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम है, ये प्लांट में एब्सेंट होता है और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, सोम प्रेजेंट, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एब्सेंट। ओके, तो ये थी हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में कुछ बेसिक डिफरेंसेस। ठीक है, देखो अब एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक प्लांट सेल बना रही हूँ तो यहाँ पर सेल वॉल भी मिलेगा हमें देखने को, और सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगी, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। क्या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा यहाँ, बिल्कुल, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद सेंट्रल वैक्यूल होता है, इस सेल का जो 90% जगह है वो ये सेंट्रल वैक्यूल घेर के बैठा रहता है, और न्यूक्लियस को कोने में धक्का मार के कर देता है कि तू कोने में रह। उसके बाद देखो ये क्या है हमारा, सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, और ये हमारा न्यूक्लियस जो कि कोने में खिसक गया है, और ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब एक अगर एनिमल सेल को हम बना रहे हैं तो क्या एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, नहीं होती, तो इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। आप इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, सेल मेम्ब्रेन। क्या इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, नहीं। क्या इसके अंदर सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा, नहीं। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा ना वो सेंटर पर होगा, न्यूक्लियस, और यहाँ पर प्रेजेंट होता हमारी इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल, और यहाँ पर कुछ इस तरह का मटेरियल जमा होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। आगे के लेक्चर्स में हम इन्हें पढ़ेंगे। ये क्या होता है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल।
बिल्कुल बेसिक थी। एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। उसके बाद सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। अब बताओ कि अगर हम एक टिपिकल सेल की बात करें, एक प्लांट की टिपिकल सेल की बात करें, तो वो कौन सा सेल है जिसे हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं फॉर रिसर्च के लिए? बताओ। ए टिपिकल सेल, लिख लो, टिपिकल सेल इन प्लांट। तो वो क्या हो जाएगी? अनियन पील। जो प्याज का छिलका होता है उसे हम इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, लिख सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा अनियन पील, अनियन पिल। और इसी तरह से अगर हम एक टिपिकल सेल की बात करें कि अगर मुझे अपने सेल्स को देखना है, अपने किसी सेल्स को देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर, रिसर्च करना है उसके ऊपर, तो मैं कौन सा सेल लूँगी? मैं अपने गाल का एक सेल निकालूंगी, चिक का सेल निकालूंगी और उसको मैं रिसर्च कर लूँगी। तो ए टिपिकल सेल, टिपिकल सेल इन एनिमल, या फिर आप ह्यूमन, हम भी तो एनिमल ही हैं, ह्यूमन। तो क्या हो जाएगा वो? चिक सेल, चिक सेल, ह्यूमन चिक सेल। तो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज करना मत भूलना। थैंक यू।